ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका ने यहाँ वहाँ देखने के बाद कैलाश अधिकारी को दबी हुई आवाज में पूछा, कैलाश अंकल, आप मुझे बताइए कि आप उस दिन मुझे कौन सा सीक्रेट बताने वाले थे? आप क्रिस्टोफर के गैंग के लोगों को अपने साथ किसके कहने पर हमारे देश में लाए थे? इन लोगों ने आप पर जो इल्जाम लगाया है, क्या वह सच है? क्या सचमुच आप क्रिस्टोफर की गैंग के साथ मिले हुए हो? अंकल बताइए मुझे। अनिका की बातें कैलाश के कानों पर पड़ी तो थी, मगर वह चुपचाप बैग में रखी चीजें एक के बाद एक बाहर निकालने लगे। जब अनिका ने उन्हें दोबारा पूछा तो कैलाश ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, इस जेल में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ मुझे कोई परेशान नहीं करता, बड़े आराम से दिन कट रहे हैं यहाँ मेरे। पर बस एक ही बात की कमी है, अच्छा खाना। तो लो, आज मेरी बेटी श्रेया ने वह भी पूरी कर दी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर स्पेशल डिपार्टमेंट के इंटेरोगेशन सेल में बैठने के बावजूद कैलाश इतने रिलैक्स्ड कैसे थे। आमतौर पर पकड़ा गया मुजरिम बचने के लिए तरह तरह की तरकीब आजमाता है या फिर ऑफिसरों से रहम की भीख मांगता है, मगर कैलाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह स्पेशल डिपार्टमेंट के जेल में छुट्टियां मनाने आए थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी पूरी तरह अस्त व्यस्त थे, मगर उनके बैठने का तरीका, उनके चेहरे पर चमक और चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे वह किसी दरिया किनारे किसी रिसोर्ट में आराम कर रहे थे। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी बात थी जो कैलाश को इतना कॉन्फिडेंस दे रही थी कि यहाँ उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला था। अनिका ने फिर से दबी हुई आवाज में कैलाश से पूछा, कैलाश अंकल, मुझे आप बताइए कि सच क्या है? क्या आपको कोई जबरदस्ती या सब कुछ करने पर मजबूर कर रहा है, या फिर उन लोगों ने आप पर जो इल्जाम लगाए हैं वह सच है? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि कैलाश ने जिंदगी में कभी भी किसी अनएथिकल काम का कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में नहीं लिया था। ब्लैक कैट यानी कि अनिका ने कई सालों तक कैलाश और उसकी गैंग के साथ काम किया था, मगर जितने भी काम कैलाश ने ब्लैक कैट को सौंपे थे, कहीं न कहीं वह काम भले ही पूरी तरह से लीगल नहीं थे, मगर एथिकल जरूर थे। फिर अचानक कैलाश को क्या हो गया था जो क्रिस्टोफर जैसी खतरनाक गैंग का वह साथ दे रहे थे? अनिका अब यह भी सोच रही थी कि स्पेशल डिपार्टमेंट में बैठने के बावजूद वह इतने रिलैक्स्ड क्यों थे? कहीं स्पेशल डिपार्टमेंट में कोई कैलाश की मदद तो नहीं कर रहा था? कैलाश के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इस बात को लेकर श्योर थे कि उन्हें कुछ नहीं होने वाला था। ना ही उन्हें सजा मिलने वाली थी और ना ही स्पेशल डिपार्टमेंट में उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचने वाली थी। एक प्लेट में श्रेया भेजे हुए खाने को सजाने के बाद कैलाश ने अनिका की ओर देखकर कहा, देखो बेटा, तुम श्रेया की बेस्ट फ्रेंड हो, उस नाते से तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हुई। अपने अंकल की एक बात मानो, अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। तुम जो सोच रही हो उससे भी कई ज्यादा गहरे राज छिपे हैं इस दुनिया में। वक्त आने पर धीरे धीरे हर राज से पर्दा उठ जाएगा, बस तुम्हें उस वक्त का इंतजार करना होगा। मगर बेटा, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मुझे माफ करना बेटा। कैलाश के ऐसे बर्ताव से अनिका के मन में फिर से एक इन्फॉर्मेशन वाली बार बार घूमने लगी। क्या कैलाश अधिकारी स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए जासूस का काम करते थे? क्या स्पेशल डिपार्टमेंट के कहने पर ही कैलाश क्रिस्टोफर के आदमियों को देश में लेकर आए थे? अनिका का सब्र टूटता जा रहा था। अनिका ने इस बार अपनी आवाज ऊंची करते हुए कैलाश अधिकारी से पूछा, अंकल प्लीज मुझे बताइए, क्या आप ही स्पेशल डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेंट हो? अपने मुंह में रखाने वाला चबाते हुए कैलाश ने अनिका से कहा, बेटा, मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूँ, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, बस सही वक्त का इंतजार करो। यह कहने के बाद कैलाश श्रेया के भेजे हुए खाने की तारीफ करने लगे। कैलाश जिस तरह से बात कर रहे थे, किसी भी एंगल से यह कहना मुश्किल था कि इस आदमी को स्पेशल डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया हुआ था। अनिका जानती थी कि जरूर कैलाश के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर कोई खेल खेला जा रहा था। अनिका उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। वह भले ही एक इंटरनेशनल डॉन थे, मगर दिल के बड़े साफ थे, लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। वह निडर और चालाक थे, मगर उन्हें बातों में फंसाना उतना ही आसान था।
अनिका का शक इस वक्त सिर्फ एक ही आदमी पर था, इसलिए जब अनिका ने देखा कि इंटेरोगेशन रूम में इस वक्त उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था, तो अनिका ने दबी हुई आवाज में कैलाश से कहा, अंकल, क्या आप जानते हैं उस दिन शादी पर क्या हुआ था? अनिका की बात सुनकर कैलाश उससे ध्यान से देखने लगे। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उस दिन जब आपने मुझे गन पॉइंट पर लिया था, तब मेरे कानों में ही वही डिवाइस था जो स्पेशल डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर के कान में था। वह लोग एक दूसरे के साथ जो बातें कर रहे थे वह सब मैं सुन सकती थी। कैलाश ने अब अपने हाथ से खाने का निवाला नीचे रख दिया और अनिका से पूछा, तो क्या सुना था तुमने? अनिका ने पूरी बात एक्सप्लेन करने के बाद कहा, उस दिन कैप्टन डिसिल्वा ने अपने शार्प शूटर से कहकर आपको शूट करने का ऑर्डर दे दिया था। कैलाश उसकी बात सुनकर चौंक गए। कुछ देर तक वह मन ही मन कुछ सोचने लगे। उसके बाद फिर से अपनी थाली से निवाला मुंह में डालते हुए वह अपना खाना खाने लगे। कैलाश फिर से उतना ही रिलैक्स्ड हो गए थे जितना यह बात करने से पहले थे। अनिका ने उनसे कहा, देखिए अंकल, मुझे लग रहा है आपको फंसाया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करें जो आपको डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो। अपना खाना चबाते हुए कैलाश ने अनिका से कहा, मुझे शूट करने का ऑर्डर उस कैप्टन डिसिल्वा ने दे दिया था ना? अनिका ने हाँ में अपना सर हिला दिया। कैलाश ने अपना मुंह पोंछते हुए अनिका से कहा, फिक्र करने की कोई बात नहीं, वह मेरा बॉस नहीं है, मैं उसके इशारों पर काम नहीं कर रहा हूँ। यह बात सुनते ही अनिका ने उससे पूछा, तो अंकल मुझे बताइए कि आप किसके लिए काम करते हैं? कैलाश इस सवाल को सुनते ही फिर से मुस्कुराने लगे। उन्होंने सिर्फ अपने होठों पर उंगलियां घुमाते हुए अनिका को इशारे से यह बताया कि वह अभी कुछ नहीं कह सकते। कैलाश की बातों से अब अनिका की उलझन और बढ़ने लगी थी। एक तरफ कैलाश कह रहे थे कि वह जिनके लिए काम कर रहे थे वह आदमी कैप्टन डिसिल्वा नहीं था, मगर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और उनके बर्ताव से एक बात तो जरूर कही जा सकती थी कि वह इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर थे कि उन्हें स्पेशल डिपार्टमेंट की ओर से कोई तकलीफ नहीं पहुंचने वाली थी और वह यहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक बाहर निकल जाएंगे। कैलाश ने जैसे अनिका के मन की सारी बातें पढ़ ली और फिर उन्होंने अनिका को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो और श्रेया से भी जाकर कह दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ ही दिनों में उसे मिलने भी आऊँगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक आम बाप अपनी बेटी को ससुराल में मिलने जाता है, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के। बहुत जल्द श्रेया के माथे से क्रिमिनल की बेटी होने का दाग भी मिट जाएगा। बस मेरा यह मैसेज श्रेया को दे देना। अनिका को धीरे धीरे अब इस बात का एहसास होने लगा था कि कैलाश अंकल के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट का जो भी आदमी जुड़ा था वह शायद इंस्पेक्टर अब्बास और कैप्टन डिसिल्वा से भी ऊपर का औहदा रखता था। अनिका यह सोचने लगी कि आखिर कौन था स्पेशल डिपार्टमेंट का बॉस जिनके इशारे पर पूरा स्पेशल डिपार्टमेंट चलता था। अब अनिका को पूरी तरह से इस बात का एहसास हो गया था कि कैलाश अंकल फिलहाल बिल्कुल सुरक्षित थे और वह अनिका को इस वक्त कुछ नहीं बताने वाले थे, तो वह अंकल को बाय कहकर कमरे से बाहर निकल गई। कैलाश के इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकलने के बाद अनिका सीधे ही आशीष डोगरा को जिस कमरे में रखा गया था उस कमरे में चली गई। आशीष को एक इंटेरोगेशन रूम में एक बिस्तर पर लिटाया गया था। जब अनिका कमरे में दाखिल हुई तो आशीष जोर जोर से खांस रहा था। अभी भी उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। अनिका आशीष को इस हालत में देखकर काफी मायूस हो गई। आशीष जब उसे पहली बार मिला था तब आशीष की पर्सनैलिटी काफी इम्प्रेसिव थी। आशीष डोगरा परिवार के साथ मिलकर हमेशा ही इस बात का ध्यान रखता था कि अनिका को गौतम गुलेरिया और मनीषा ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके, बल्कि यूं कहा जा सकता था कि अगर डोगरा परिवार नहीं होता तो कभी न कभी मौका देखकर गौतम और मनीषा ने मिलकर अनिका को बचपन में ही मार दिया होता। मगर डोगरा परिवार और आशीष की सूझबूझ की वजह से अनिका इतने अत्याचार सहने के बावजूद जिंदा रही। भले ही आशीष क्रिस्टोफर की गैंग के साथ पकड़ा गया था, मगर कहीं न कहीं अनिका को लग रहा था कि आशीष बाकी गैंग मेंबर जैसा नहीं था और वह उसे बचाना चाहती थी। मगर आशीष का लंग कैंसर फाइनल स्टेज पर था और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीने की चाहत पूरी तरह से छोड़ दी थी। अनिका ने आशीष के पास जाकर उसे एक सिरप पिलाया। सिरप पिलाते ही आशीष की खांसी कुछ देर के लिए कंट्रोल हो गई। जब आशीष ने देखा कि दवाई देने वाले हाथ अनिका के थे तो अनिका को देखकर आशीष के चेहरे पे मुस्कान आ गई। आशीष ने अनिका से कहा, कैसी हो?
ज़्यादा काम करने के चक्कर में कहीं अपनी सेहत मत बिगाड़ देना। आशीष की बात सुनकर अनिका को हैरानी होने लगी थी। जो इंसान खुद जिंदगी के आखिरी मुकाम पर खड़ा था, वह अनिका को अपनी सेहत पर ध्यान देने की इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अनिका ने दवाई की शीशी बगल में रखी टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे लगता है क्रिस्टोफर को तुम्हारी बहुत चिंता है। आए दिन मुझे मैसेज करके तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछता रहता है। अनिका की बात सुनते ही आशीष ने अपनी नजरें झुका ली। वह मन ही मन कुछ सोचने लगा। अनिका ने जब देखा कि आशीष कुछ टेंशन में आ गया था, तो फिर से माहौल लाइट करने के लिए अनिका ने आशीष से कहा, मुझे लगता है तुम्हारी खांसी का इलाज बहुत जल्द मुझे मिल जाएगा। मैं एक ऐसी दवाई बना रही हूँ जिससे तुम्हारी खांसी से तुम्हें राहत मिल जाएगी। आशीष ने फिर से मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, अगर इस बीमारी का इलाज होता तो कब का मिल चुका होता। अब मेरी खांसी ठीक करने के लिए तुम अपना वक्त बर्बाद मत करना। मेरा अंजाम मुझे मेरी आंखों के सामने दिख रहा है। यह कहने के बाद आशीष फिर से जोर जोर से खांसने लगा। अपने मुंह पर दबाए हुए नैपकिन के कोनों से अनिका को खून के छींटे नजर आने लगे। अनिका आशीष को इस तरह नहीं देख सकती थी, इसलिए दवाई की बोतल वहीं पर छोड़कर अनिका कमरे से बाहर निकल गई। अनिका जब अपने केबिन के दरवाजे तक पहुंची तो उसने देखा कि अनिका के केबिन के अंदर कैप्टन डिसिल्वा और रश्मि खड़े थे। अनिका तेजी से अपने केबिन में आई। अनिका ने देखा कि रश्मि अपना कुछ सामान अनिका के डेस्क पर रख रही थी। अनिका को देखते ही रश्मि ने अनिका से कहा, अरे घबराओ मत, मैं यहाँ कुछ चोरी करने नहीं आई हूँ। एक्चुअली कैप्टन डिसिल्वा ने आज यह केबिन मुझे दे दी है, तो तुम्हारा सामान पैक कर लो। अनिका हैरानी से कैप्टन डिसिल्वा को देखने लगी। कैप्टन डिसिल्वा ने सख्त आवाज में अनिका को जवाब देते हुए कहा, देखो तुम एक डॉक्टर हो तो तुम्हें यहाँ केबिन की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह लेबोरेटरी में है, और वैसे भी तुम्हारे कदम एक जगह तो टिकते नहीं। सारा दिन स्पेशल डिपार्टमेंट के बिल्डिंग में यहाँ वहाँ घूमती रहती हो। अभी के अभी यह केबिन खाली कर दो और रश्मि के हवाले कर दो। अनिका कैप्टन डिसिल्वा की बात से काफी हैरान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैप्टन डिसिल्वा अनिका के खिलाफ क्यों थे, मगर इस बार अनिका काफी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अनिका ने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और कैप्टन डिसिल्वा से कहा, अगर मैं ये केबिन खाली ना करूं तो। कैप्टन डिसिल्वा ने जब अनिका की बात सुनी तो उन्हें ऐसा लगा कि अनिका जानबूझकर उसके ईगो पर अटैक कर रही थी। कैप्टन डिसिल्वा भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। उनके सर पर पट्टियां लगी हुई थी। वह जानते थे कि इस वक्त उनके लिए गुस्सा करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए अपने गुस्से पर काबू करते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने अनिका से कहा, देखिए मिस अनिका, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि फिलहाल आपको इस केबिन की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर फिर भी आप मेरे ऑर्डर मानने से इनकार करेंगे तो मुझे अफसोस है कि मुझे किसी को बुलाकर आपका सामान बाहर रखवाना होगा। अनिका हैरानी से कैप्टन डिसिल्वा को देखती रही। अनिका को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैप्टन डिसिल्वा अनिका से इतनी नफरत क्यों करने लगे थे। अनिका वही डॉक्टर थी जिसने अभी कुछ ही घंटों पहले कैप्टन डिसिल्वा को मौत के मुंह से निकाला था। अनिका का एहसानमंद होने के बजाय कैप्टन डिसिल्वा अनिका के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे थे जैसे अनिका की वजह से उनकी जान को कोई खतरा था। मगर अनिका ने भी जिंदगी में काफी सारे उतार चढ़ाव देखे थे। अगर अनिका को कोई बात पसंद नहीं थी तो वह था बेवजह किसी के सामने झुकना। इस वक्त वह कैप्टन डिसिल्वा की तानाशाही के सामने झुकने वाली नहीं थी। अनिका ने मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह यह केबिन रश्मि के लिए छोड़ने वाली नहीं थी। जब कैप्टन डिसिल्वा ने देखा कि अनिका जिद पर उतर आई थी तो फिर एक बार अनिका को वार्निंग देते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कहा, तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ। अगर तुमने अपना सामान उठा नहीं लिया तो मैं अभी अपने आदमी को कहकर तुम्हारा सारा सामान इस केबिन से बाहर फेंक दूंगा। अनिका के कानों पर कैप्टन डिसिल्वा के शब्द तो पड़ रहे थे, मगर वह उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। अनिका के रिएक्शन से कैप्टन डिसिल्वा का ईगो हर्ट हो रहा था। वहीं टेबल के पास खड़ी रश्मि दोनों की ईगो फाइट को देखकर साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर इस खेल का मजा ले रही थी। वह अच्छी तरह से जानती थी चाहे कुछ भी हो जाए अनिका को कैप्टन डिसिल्वा की बात माननी ही होगी। यहाँ अगर जीत कैप्टन डिसिल्वा की हुई तो रश्मि हमेशा ही अनिका के सामने सर उठाकर चलेगी और अनिका को हमेशा रश्मि के सामने सर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ने रश्मि को अनिका से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। मगर इस वक्त अनिका के दिमाग में रश्मि या रश्मि से जुड़ी कोई बात नहीं चल रही थी।
वह किसी भी तरह से अब कैप्टन डिसिल्वा की तानाशाही के सामने सरेंडर नहीं करने वाली थी। ऐसा लग रहा था कैप्टन डिसिल्वा और एनिका रिंग में एक दूसरे के सामने खड़े थे और किसी भी वक्त रेफरी का इशारा होते ही वह दोनों एक बॉक्सिंग मैच लड़ना शुरू कर देंगे। कुछ देर तक कैप्टन डिसिल्वा अपनी घड़ी में देखते रहे। जब कैप्टन डिसिल्वा को लगा कि एनिका को दिया हुआ वक्त पूरा हो चुका था, तो कैप्टन डिसिल्वा ने बाहर खड़े अपने एक हवलदार को अंदर बुलाया और कहा, मैडम का सारा सामान बाहर फेंकवा दो। सरकार की तरफ से उन्हें कुछ बॉडीगार्ड, एक ड्राइवर और एक हवलदार भी मिला हुआ था, जो सिर्फ उनके इशारे पर काम करते थे। कैप्टन डिसिल्वा का ऑर्डर मिलते ही उनके उस बॉडीगार्ड ने अनिका का सामान उठाकर बाहर फेंकना शुरू किया, मगर इससे पहले कि वह अनिका का कोई भी सामान उठाता, अनिका ने उसका एक हाथ जोर से मरोड़ दिया। अनिका के हाथों में इतनी ताकत थी कि वह 6 फुट का लंबा और कम से कम 120 किलो वजन रखने वाला बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड दर्द से चिल्लाने लगा। जब उसने अनिका को देखा तब उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अनिका जैसी दुबली पतली लड़की के शरीर में इस तरह की ताकत होगी। उस बॉडीगार्ड ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर अनिका ने इतने जोर से उसका हाथ पकड़ रखा था कि वह अपने शरीर की पूरी ताकत लगाने के बावजूद 1 इंच भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनिका ने झटके से उसका हाथ छोड़ा। वह बॉडीगार्ड जोर से जमीन पर गिरा। कैप्टन डिसिल्वा को लगा कि उसका बॉडीगार्ड, जिसने हमेशा ही बड़े बड़े खतरों से उन्हें बचाया था, वह पलटकर वार करेगा, मगर वह जमीन पर गिरा हुआ दर्द से तड़पने लगा। एक पल के लिए कैप्टन डिसिल्वा को ऐसे लगने लगा कि उनका बॉडीगार्ड दर्द में होने की एक्टिंग कर रहा था। भला इतनी दुबली पतली सी दिखने वाली लड़की इतने ट्रेंड बॉडीगार्ड को इस तरह कैसे पटक सकती थी? और फिर अनिका ने तो सिर्फ उसका हाथ मरोड़ा था। कैप्टन डिसिल्वा ने जमीन पर गिरे बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, अभी के अभी खड़े हो जाओ और इस लड़की के सामान को उठाकर बाहर फेंको। कैप्टन डिसिल्वा की आवाज में काफी शक्ति थी। वह बॉडीगार्ड जैसे तैसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, मगर इस बार वह जानता था कि अनिका का सामान उठाने से पहले उसे अनिका के साथ 2-2 हाथ करने होंगे। अनिका भी हार मानने वाली नहीं थी। अनिका ने सोच लिया था कि वह आज किसी भी तरह कैप्टन डिसिल्वा को सबक सिखा कर रहेगी। कैप्टन डिसिल्वा खुद अभी अभी एक सर्जरी से बाहर निकले थे, वरना आज अनिका का गुस्सा इतना था कि वह बॉडीगार्ड को छोड़कर सीधे कैप्टन डिसिल्वा पर ही अटैक करती थी। जैसे ही वह बॉडीगार्ड अनिका पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक ही केबिन का दरवाजा खोलकर भूमिका अंदर आई और उसने बॉडीगार्ड को गले से पकड़कर सीधा जमीन पर पटक दिया। बॉडीगार्ड फिर से दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज वह किस की शक्ल देखकर घर से निकला था, जो दोनों खूबसूरत लड़कियों के हाथों में इस तरह की धोबी पछाड़ मिल रही थी। भूमिका ने उस बॉडीगार्ड के ऊपर पूरा प्रेशर बनाकर कैप्टन डिसिल्वा की ओर देखा और कहा, सर, यह क्या कर रहे हैं आप? एक मासूम सी भोली भाली लड़की को इस तरह टॉर्चर करने का क्या मतलब है? चलो, मैं मानती हूँ कि आपको अनिका का स्पेशल डिपार्टमेंट में होना अच्छा नहीं लगता, मगर आपके पास कोई कारण तो होना चाहिए कि आप क्यों उसे डिपार्टमेंट से निकालना चाहते हो। उस लड़की ने आपकी जान बचाई है, बजाय इसके कि आप उसका शुक्रिया अदा करें। आप उसके ऊपर इस तरह के जुल्म कर रहे हो और आप तो अपने हद की पार कर ली। इस तरह की एक मासूम भोली भाली दुबली पतली लड़की के ऊपर इतने खतरनाक आदमी से अटैक करवाने का क्या मतलब हो सकता है? आप इस डिपार्टमेंट के बॉस हैं, मगर लोगों की जिंदगियों के बॉस नहीं हैं आप। अगर इस बॉडीगार्ड का भारी हाथ इस लड़की पर पड़ जाता तो बेचारी का क्या अंजाम होता? यह सोचा है आपने? केबिन के अंदर खड़े कैप्टन डिसिल्वा और रश्मि भूमिका की इस बात को सुनकर हैरान थे। भूमिका, जिसे दुबली पतली और कमजोर लड़की समझ रही थी, उस लड़की ने अभी कुछ देर पहले उस बॉडीगार्ड का हाथ इतनी जोर से मरोड़ा था कि वह लगभग 5 मिनट तक जमीन पर उल्टा पड़ा तड़पने लगा था। कैप्टन डिसिल्वा ने भूमिका की बात का जवाब देते हुए कहा, पर तुम किस गलतफहमी में हो? पहले हाथ उसी ने उठाया था। कैप्टन डिसिल्वा की बात सुनकर भूमिका हैरानी से अनिका की ओर देखने लगी। अनिका समझ गई थी कि इस बार उसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना होगा। डिपार्टमेंट के सभी लोग अनिका को एक कमजोर दुबली पतली मासूम सी लड़की समझते थे और अनिका को इस बार अपनी उसी इमेज का फायदा उठाना था। अनिका ने भूमिका को धीमी और दबी हुई आवाज में कहा, यह लोग मुझसे मेरी केबिन छीनकर रश्मि को देना चाहते हैं। यह आदमी मेरा सामान उठाकर बाहर फेंकने ही वाला था। मैंने बस उसे रोकने की कोशिश की।
अनिका की यह बात सुनकर भूमिका ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कैप्टन डिसिल्वा की ओर देखकर कहा, बस हो गया सर, हर चीज की एक लिमिट होती है, अब आप तो हद ही कर रहे हो। अनिका हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट की फॉरेंसिक डॉक्टर है और यह केबिन उसे खुद इंस्पेक्टर अब्बास ने अलॉट की थी। आप इस तरह से बिना किसी कारण के उसे अपनी केबिन से कैसे निकाल सकते हैं? और उसकी जगह इस रश्मि को अचानक यह केबिन देने का क्या मतलब है? कैप्टन डिसिल्वा ने भूमिका की ओर देखकर कहा, देखो भूमिका, तुम शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ यह लड़की एक डॉक्टर है, मगर डॉक्टर को केबिन की क्या जरूरत? एक डॉक्टर को लेबोरेटरी में होना चाहिए, जबकि ऑफिसर रश्मि हमारी एक फील्ड की ऑफिसर हैं। कई सारी प्लानिंग, कई सारी स्ट्रेटजी बनानी होती है हमें, जिसके लिए उन्हें केबिन की जरूरत है। जब मुझे पता चला कि अनिका को केबिन अलॉट की गई है तो मुझे लगा कि उसे केबिन की कोई जरूरत नहीं है। एक फॉरेंसिक डॉक्टर का जो भी काम होता है वह लेबोरेटरी में ही होता है। मगर इतनी सी बात को लेकर इस लड़की ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। क्या तुम जानती हो अपने सीनियर ऑफिसर की बात न मानने के लिए मैं इस लड़की पर क्या चार्जेज लगा सकता हूँ? यह बात सुनते ही भूमिका ने अपने सामने खड़े कैप्टन डिसिल्वा से कहा, देखिए सर, डिपार्टमेंट के सभी लोग देख रहे हैं कि आप अनिका के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं वह बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर इस बार आपने अनिका को गलत तरीके से परेशान करने की कोशिश की तो सारा डिपार्टमेंट आपके खिलाफ हो जाएगा और उस लाइन में सबसे पहले मैं खड़ी रहूंगी। भूमिका डिपार्टमेंट की काफ़ी जानी मानी ऑफिसर थी। इंस्पेक्टर अब्बास के साथ डिपार्टमेंट में भूमिका का भी लोग काफ़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले कैप्टन डिसिल्वा को इस बार काफ़ी सतर्क रहना होगा। यह बात कैप्टन डिसिल्वा खुद भी अच्छी तरह जानते थे। जब रश्मि ने देखा कि मामला कैप्टन डिसिल्वा के हाथ से भी बाहर चला गया था तो अपनी गर्दन टेढ़ी करके अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए भूमिका की ओर देखकर कहा, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए हम डिपार्टमेंट के लोग आपस में ही झगड़ा करेंगे तो कैसे चलेगा? आखिर हम लोगों के साथ मिलकर आगे काम करना है। यह छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती रहती है। एक्चुअली सारी गलती मेरी है। अगर मुझे पहले पता होता कि यह केबिन अनिका को अलॉट की गई है तो फिर मैं इस केबिन में अपना सामान रखती ही नहीं। चलो, अब दोनों का सामान केबिन में आ गया है तो किसी एक को तो अपने कदम पीछे हटाने ही पड़ेंगे। अब इसमें किसका ईगो बड़ा है? यह कंपटीशन में पड़ने से अच्छा है कि मैं ही अपने कदम पीछे हटा लेती हूँ। मुझे अपना काम करने के लिए किसी केबिन की जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग ही काम करने के लिए काफ़ी है। मुझे बस बैठने के लिए किसी भी कोने में जगह मिल जाए बहुत है मेरे लिए। अनिका सचमुच रश्मि की चालाकी की मन ही मन दाद देने लगी थी। एक साइकेट्रिस्ट होने के नाते बीच का रास्ता निकालना उसे बखूबी आता था और रश्मि ने इस वक्त जो रास्ता निकाला था उसमें कहीं न कहीं उसकी जीत हुई थी। जब लोगों को पता चलता अनिका की केबिन रश्मि को अलॉट होने के बावजूद अनिका के लिए रश्मि ने अपने कदम पीछे हटाए तो न सिर्फ लोगों को उस पर सिंपैथी आती बल्कि लोग उसे रिस्पेक्ट भी करने लगते। कैप्टन डिसिल्वा का बॉडीगार्ड रश्मि का सारा सामान बाहर ले जाने लगा। तभी कैप्टन डिसिल्वा ने अनिका और भूमिका की ओर देखकर कहा, देखा तुम लोगों ने, इससे तुम्हें सीख लेनी चाहिए। यह लड़की तुम्हारे लिए एक मिसाल है कि किस तरह अपने टीम मेंबर्स के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए। वक्त आने पर डिपार्टमेंट को ऐसे ही ऑफिसर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। यह कहते हुए कैप्टन डिसिल्वा रश्मि को लेकर केबिन से बाहर चले गए। जैसे ही सब लोग केबिन से बाहर निकले, भूमिका ने अनिका को एक हाथ से पकड़कर उसे चारों ओर घुमा लिया और उसे ऊपर से नीचे देखती रही। भूमिका ने अनिका से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम भी अजीब पागल लड़की हो। अरे इस तरह इतने पावरफुल लोगों के साथ हाथापाई करोगी तो चोट लग जाएगी तुम्हें। इतनी नाजुक सी लड़की हो तुम। तुम्हें अगर खरोच भी आई तो वहाँ रोहित मेरी जान निकालेगा। तुम्हें पता है मैंने तो पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया था डिपार्टमेंट से, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि उन लोगों ने तुम्हें वापस बुला लिया है, मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं। अनिका इस बात को लेकर हैरान थी कि भूमिका उसे कोई छोटी बच्ची समझ रही थी जिसे लड़ाई झगड़ा करने में चोट लग सकती थी। मगर वह अच्छी तरह जानती थी कि भूमिका जो कुछ भी कर रही थी वह इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे अनिका की चिंता थी। भूमिका के जाने के बाद अनिका अपने टेबल पर रखा सामान फिर से पहले की तरह सजाने लगी। तभी उसने देखा कि बाहर रश्मि के आसपास डिपार्टमेंट के कई लोग जमा हो गए थे। उन्होंने ऐसे कहा कि कैप्टन डिसिल्वा चाहते हैं कि मिस्टर एक्स द फेमस हैकर हमारी डिपार्टमेंट के लिए काम करे।
उन्होंने रश्मि से कहा कि क्या वो उन्हें जानती थी। रश्मि ने जवाब देते हुए कहा, अरे एक्स को भूल जाओ, मैं उससे भी ज्यादा तेज हैकर मिस्टर वाई को अच्छी तरह जानती हूँ। दरअसल बात यह थी कि जब से लोगों को पता चला था कि गुलेरिया परिवार के साइबर अटैक में मिस्टर एक्स नाम के किसी कंप्यूटर जीनियस ने गुलेरिया परिवार की मदद की थी, तब से लोगों का भरोसा गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। साइबर अटैक को नाकाम करने के बाद गुलेरिया कंपनी के शेयर प्राइस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी, जिसे देखते हुए रोहित मारवा ने मार्केट में यह बात भी फैला दी कि मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी में भी वाई नाम के एक कंप्यूटर जीनियस को हायर किया था। असल में यह वाई और कोई नहीं बल्कि आईटी डिपार्टमेंट का हेड सैम था, मगर वाई का नाम अकाउंट खुद रोहित मारवा ही ऑपरेट करता था। यह सारी बातें अनिका अच्छी तरह जानती थी। जब रोहित अनिका से मिलने आया था तब रोहित ने अनिका को बताया था कि हालांकि वह जानता है कि मिस्टर एक्स और कोई नहीं बल्कि खुद अनिका थी, मगर अपनी कंपनी को रोहित गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी से पीछे नहीं होने देना चाहता था। इसलिए बाजार में उसने यह खबर फैलाई थी कि अगर गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी के पास एक्स जैसा एक्सपर्ट है तो अब मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के पास उसी की टक्कर का एक कंप्यूटर जीनियस है, जिसके नाम का वह खुलासा नहीं करना चाहता था और उसे पब्लिकली वह एक नाम देना चाहता था, वाई। अनिका भी अच्छी तरह जानती थी कि रोहित एक काफी सीयोड बिजनेसमैन था और रोहित इस हरकत से अनिका को कोई एतराज भी नहीं था। अनिका ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को साइबर अटैक से बचाकर अपना फर्ज पूरा किया था, मगर दोनों कंपनी की कंपटीशन के बीच अनिका नहीं पड़ना चाहती थी। अनिका ने यह बात आकाश को भी नहीं बताई थी कि मार्केट में जिस बंदे को वाई कहा जाता है वह दरअसल और कोई नहीं बल्कि खुद रोहित मारवा है। रश्मि के आसपास खड़े लोग रश्मि के मुंह से वाई का नाम सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने रश्मि से पूछा, क्या तुम सचमुच वाई को जानती हो? मुस्कुराते हुए रश्मि ने जवाब दिया, आप लोगों को क्या लगता है मैं झूठ बोलने की आदत रखती हूँ? सभी लोग रश्मि की यह बात सुनकर हंसने लगे। तभी एक ऑफिसर ने रश्मि से कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर बात यह है कि हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी वक्त से मिस्टर एक्स को हमारे साथ काम करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, मगर वह तो हमारे किसी ईमेल का रिप्लाई भी नहीं करते। हमने सोचा अगर आपके जरिए किसी तरह हम वाई को हमारे डिपार्टमेंट के साथ काम करने के लिए मना सकें तो बहुत अच्छा होगा। अपने साथी की इस बात पर मुस्कुराते हुए रश्मि ने कहा, बात दरअसल यह है कि वाई सिर्फ इस वक्त रोहित मारवा की कंपनी मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए ही काम करते हैं। मेरी काफ़ी अच्छी जान पहचान है उन्होंने, इसलिए मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि मिस्टर एक्स की काबिलियत तो मेरे दोस्त वाई की काबिलियत के सामने कुछ भी नहीं। अनिका ध्यान से बाहर चल रही बातों को सुन रही थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि पिछली कई बातों की तरह शायद यह बात भी छुट्टी हो सकती थी, मगर वह ये भी जानती थी कि रोहित एक काफ़ी अट्रैक्टिव और सक्सेसफुल लड़का था। हो सकता था कि रश्मि ने बाकी लड़कों की तरह रोहित को भी अपनी बातों में फंसाकर रोहित से अपनी जान पहचान बढ़ाई हो। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त उससे जलन हो रही थी या गुस्सा आ रहा था। अनिका अपनी जगह से उठी और उसने अपनी केबिन के कांच पर लगे पर्दे बंद कर लिए, जिससे उसे बाहर बैठे लोग दिखाई न दें, मगर फिर भी अनिका के कानों तक रश्मि और उसके साथियों की आवाज़ लगातार पड़ती रही। रश्मि ने साथी ऑफिसर से कहा, देखते हैं, मैं ट्राई करती हूँ। हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तो ज़रूर उनसे स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की बात कहूँगी। आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछना हो तो मुझे लिख कर दे दीजिए, मैं आप लोगों के सवाल उन तक पहुँचा दूँगी। तभी एक साथी ऑफिसर ने रश्मि से पूछा, तो क्या वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे? कुछ देर तक सोचने के बाद रश्मि ने कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर आप लोगों को इतनी दूर तक जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने सुना है मिस्टर एक्स गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए काम करते हैं, और यह बात तो आप सबको पता है कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक करण गुलेरिया की इकलौती बेटी हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट की फॉरेंसिक डॉक्टर मिस अनिका है। तो क्या मिस अनिका के कहने पर मिस्टर एक्स हमारे लिए काम करने को तैयार नहीं होंगे? तभी स्पेशल डिपार्टमेंट के आईटी सेक्शन के हेड दर्शन ने कहा, अरे हाँ, यह बात तो हमने सोची ही नहीं। अनिका ही गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी की मालकिन है, उसके कहने पर मिस्टर एक्स उनकी मदद जरूर करेंगे।
अनिका यह सारी बातें सुन रही थी। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर रश्मि स्पेशल डिपार्टमेंट में क्यों आई थी। रश्मि का स्पेशल डिपार्टमेंट में आने का मकसद क्या था। कुछ देर तक बाहर से लोगों की आवाज आती हुई बिल्कुल खामोश हो गई। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर बाहर क्या चल रहा था। अनिका अपने केबिन के दरवाजे के पास गई और दरवाजे पर कान लगाकर बाहर होने वाली बातों को सुनने की कोशिश करने लगी। तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि सभी लोग धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातें अब अनिका सुन पा रही थी। एक साथी ऑफिसर रश्मि से कह रहा था, दरअसल बात यह है कि अनिका जब से हमारे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी है सबसे अलग ही रहती है, कभी किसी से बात नहीं करती। आपका सजेशन वैसे तो बहुत अच्छा है कि हम सबको मिस अनिका के पास जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए, मगर हम में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनसे कोई बात करे। वह तो सीधे मुंह हमें कोई जवाब भी नहीं देती, यहाँ तक कि हमें देखकर वह कभी मुस्कुराती भी नहीं है। लोग अनिका के बारे में यह सोचते थे। यह जानकर अनिका हैरान रह गए। अनिका ने कभी भी लोगों के सामने कोई एटीट्यूड दिखाने की कोई कोशिश नहीं की थी, मगर जाने अनजाने में अनिका ने अपनी एक इमेज बना ली थी और उसी इमेज का फायदा उठाकर रश्मि डिपार्टमेंट में सभी की फेवरेट होने लगी थी। आईटी सेक्शन के हेड दर्शन ने रश्मि से कहा, पिछले कुछ दिनों से हमारे सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। मैं तुम्हारे सारे टेक्निकल प्रॉब्लम लिख कर देता हूँ। हो सके तो मिस्टर वाई से कहकर मेरी कुछ मदद करवा देना। थोड़ी देर बाद रश्मि की आवाज अनिका की कानों पर पड़ी। रश्मि ने दर्शन से कहा, ठीक है, मगर वह कुछ नहीं सकते, इसमें शायद वक्त भी लग सकता है। शाम होते होते अनिका इन सब बातों को भूल चुकी थी। अनिका अपना काम पूरा करके स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस से निकलकर सीधे गुलेरिया हाउस पहुंची। जब वह पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क कर रही थी तब उसने देखा कि ओंकार एक बिल्कुल नई लाल रंग की गाड़ी को एक कपड़े से चमका रहा था। अनिका ने जब अपनी कार से उतरकर उस कार को देखा तो वह सरप्राइज हो गई। वह लाल रंग की कार एक स्पेशली इंपोर्ट की हुई गाड़ी थी, जिसका इंडियन मार्केट में अगर दाम निकाला जाए तो कम से कम 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी थी वह। अनिका उस कार के पास जाकर ओंकार से पूछने लगी, क्या ये नई गाड़ी है? ओंकार के चेहरे पर मुस्कान साफ बता रही थी कि वह गाड़ी ओंकार की थी। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ओंकार से पूछा, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है? ओंकार ने बिना कुछ कहे अनिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाया। अनिका ने ओंकार से पूछा, क्या यह गाड़ी तुम्हें गिफ्ट मिली है? ओंकार ने इस बार ना में अपना सर हिलाया। अनिका ने ओंकार का हाथ जोर से पकड़ा और ओंकार के करीब जाकर धीमी आवाज में उससे पूछने लगी, तुमने चोरी की है? ओंकार ने अपना हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे नहीं, यह कैसी बात करी हो तुम? जरा देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हें कहीं से चोर नजर आता हूँ? ओंकार की ओर देखकर अनिका ने कहा, चोर तो नजर नहीं आते, मगर इस गाड़ी के मालिक भी नजर नहीं आते हो तुम। मुझे बताओगे यह गाड़ी तुमने क्यों और कैसे ली? अनिका ओंकार को 10 करोड़ मिले थे ये बात भूल चुकी थी। ओंकार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम शायद भूल रही हो कि तुम एक मामूली आदमी से बात नहीं कर रही हो। मेरी बैंक में 10 करोड़ रुपए हैं और यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी इस तरह के सवाल पूछ रही हो। मुझे तो शक होता है कि तुम सचमुच इतनी बड़ी डॉक्टर हो भी या नहीं। अनिका ने ओंकार से कहा, अरे हाँ, यह बात तो मैं भूल गई। पैसे मिले इसका मतलब यह नहीं कि तुम सारे पैसे इस तरह उड़ा दो, पहले उस लायक बनो। ओंकार ने फिर से अपनी गाड़ी पर हाथ चलाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अभी इस गाड़ी के लायक नहीं बना। हालांकि मैं गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बाहर गया तो काफ़ी लड़कियाँ मुझसे मिली, लेकिन किसी ने मुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए हाँ नहीं कहा। जब मैंने सनी से पूछा यह सारी लड़कियां मुझे मना क्यों कर रही है, तब सनी ने मुझे यह बात बताई कि मेरी जो पुरानी गाड़ी थी उसे देखकर कोई भी लड़की मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी, इसलिए मुझे एक नई गाड़ी की जरूरत थी। सनी ने मुझसे कहा कि मारवा हाउस में उसके बड़े भाई धीरज ने एक नई गाड़ी ली है जो काफ़ी शानदार है। वह मुझे उसी शोरूम में ले गया। जब मुझे गाड़ी की कीमत के बारे में पता चला तो मैंने मन ही मन सोचा कि यह कार तो काफ़ी महंगी है, मगर फिर भी मैंने सोचा कि इस कार के बदले मुझे जो मिलने वाला है वह इस कार की कीमत से कहीं ज़्यादा होने वाला है। और आकाश हमेशा कहता है कि अगर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करना हो तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना सीखो। तो बस मैंने भी झट से यह गाड़ी खरीद ली। अनिका ओंकार की गोल गोल बातें समझ नहीं पा रही थी
और ना ही इन सब बातों को समझना चाहती थी। मगर ओंकार मन ही मन यह सोच रहा था कि अगर कार की वजह से उसे एक गर्लफ्रेंड मिल जाती है तो उस गर्लफ्रेंड के साथ वह अगर शादी कर लेता है तो उस शादी के बदले में करण गुलेरिया ओंकार को अपने बिजनेस में हिस्सेदारी देंगे। अनिका इन सारी बातों से अनजान थी। अनिका ने ओंकार को ऊपर से नीचे देखा और कहा, तुम्हारा दोस्त सनी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है, हमेशा तुम्हें गलत सलाह देता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लड़कियां बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं बना रही क्योंकि तुम्हारे पास पुरानी गाड़ी है। अनिका की इस बात पर ओंकार ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा गाड़ी की बोनट पर रखा और अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर अनिका से पूछने लगा, अच्छा तो फिर और क्या बात है कि लड़कियां मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती? अनिका ने फिर से ओंकार को एक बार ऊपर से नीचे देखा। ओंकार काफी देर तक कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर फिर अचानक ही उसकी आंखों में एक बिजली सी चमकी। ओंकार ने अनिका से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? लड़कियां मुझे इसलिए बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती क्योंकि मैं उल्लू दिखता हूँ? अनिका ने मुस्कुराते हुए ओंकार से कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मगर बाकी तुम्हारी कार शानदार है। ओंकार ने फिर से अपनी कार की बोनट पर कपड़ा घुमाते हुए अनिका से कहा, वैसे तुम यह कार चला सकती हो। ओंकार के ऐसा कहने पर अनिका इमोशनल हो गई। अनिका ने ओंकार से कहा, अरे वाह, तुम मुझे इतना प्यार करते हो, यह बात मैं नहीं जानती थी। ओंकार ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हाँ, वह प्यार तो मैं करता ही हूँ, मगर बात दरअसल यह है कि जब भी तुम मेरी कार लेकर जाया करो इसकी टैंक फुल करवा देना। क्या है कि यह गाड़ी तो काफ़ी शानदार है मगर एवरेज बहुत कम देती है। अनिका ओंकार को धीरे से सर पर एक चपेट मारकर वहां से निकल गई। अपने बेडरूम में पहुंचने के बाद अनिका ने सोचा कि स्पेशल डिपार्टमेंट के आईटी सेक्शन को शायद कोई परेशानी हो रही होगी, इसलिए उसने टेक्निकल हेल्प की जरूरत थी। अनिका पहले हैकिंग करके स्पेशल डिपार्टमेंट के सिस्टम में दाखिल हुई। उसके बाद एक एक करके सिस्टम में आने वाली सारी तकलीफों को अनिका ने दूर किया। अनिका ने सोचा कि सिस्टम को अपडेट करके उन्हें स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए अपना फर्ज निभा दिया था। उसे यह बताने की जरूरत नहीं लगी कि यह काम किसने किया था। अनिका के लिए काम होना जरूरी था, चाहे उस काम करने से उसका नाम हो या ना हो। अपना लैपटॉप बंद करके अनिका रोज की तरह किताबों में ध्यान लगाकर पढ़ने लगी। तभी अनिका के मोबाइल पर रोहित का मैसेज आया, लेकिन कहीं न कहीं रश्मि की बातों ने अनिका के मन पर असर किया था। अनिका बिना रोहित के मैसेज का रिप्लाई किए सो गई। अगले दिन जब अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिस पहुंची, तब अपनी केबिन में जैसे ही अनिका ने अपने कदम रखे, उसके कानों पर अपने साथी ऑफ इसरो की बात पड़ी। क्या तुम लोगों ने सुना? रश्मि ने हमारे डिपार्टमेंट के लिए कितना बड़ा काम किया है। आईटी सेक्शन में सिस्टम में होने वाली सारी गड़बड़ी रश्मि की वजह से सॉल्व हो गई है। अपने साथी ऑफिसर की बात कानों पर पड़ते ही अनिका हैरान रह गई। अनिका अपनी केबिन से बाहर निकली तो रश्मि के आसपास खड़े कुछ साथी ऑफिसर रश्मि को थैंक्स कह रहे थे, मगर रश्मि ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी जैसे वह सब करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रश्मि ने अपने सामने खड़े दर्शन से कहा, दर्शन प्लीज तुम मुझे इस तरह से थैंक्स मत कहो, मैंने तो सिर्फ मेरा फर्ज निभाया है, जो कुछ भी किया है वह तो उसी ने किया है। दर्शन ने रश्मि से कहा, मगर ऐसा कौन करता है आजकल? देखो, हम कितने दिनों से मिस्टर एक्स को हमारी मदद के लिए ईमेल पर ईमेल लिख रहे थे। हमारी इतनी रिक्वेस्ट करने पर भी हमारी कोई मदद नहीं की मिस्टर एक्स ने। हालांकि मिस्टर एक्स तो हमारे ही साथ काम करने वाली अनिका के कंपनी में काम करता है, मगर फिर भी उसने हमारी कोई मदद नहीं की। और देखो, कल मैंने तुमसे मदद मांगी और आज सुबह जब आकर मैंने सिस्टम लॉगिन किया तो मैंने देखा कि सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी। हमारा सिस्टम पूरी तरह से अपडेट हो चुका था। यह सब आप ही की वजह से हुआ है मिस रश्मि। रश्मि दर्शन की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने अपने एक हाथ से अपने बालों की लट पीछे की और बस मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। अनिका बाहर चलकर रश्मि से बात करना चाहती थी, तभी भूमिका उसकी केबिन में आई। भूमिका ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे केबिन के अंदर ले गई। भूमिका ने अनिका से पूछा, तुमने कल रोहित के मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? वह कितना परेशान था पता है तुम्हें? आज सुबह से मेरे पीछे पड़ गया है कि तुमने पूछे कि तुम कैसी हो, तुमने ठीक से खाना खाया कि नहीं, तुम सोई कि नहीं, तुम ठीक से जागी कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं। यार, मैं तुम दोनों के बीच में मैसेंजर नहीं बन सकती।
आखिर मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है। अनिका ने भूमिका की बात पूरी तरह से इग्नोर की। अनिका का ध्यान केबिन के बाहर खड़े लोगों पर था। भूमिका अनिका का चेहरा देखकर समझ गई थी कि बात थोड़ी सीरियस थी। जब भूमिका ने अनिका से पूछा कि आखिर उसके चेहरे पर परेशानी का क्या कारण था, तब अनिका ने बहाना बनाकर कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ सोच रही थी। भूमिका ने इस बात पर अनिका से कहा, अरे बच्चों की पढ़ाई की तुम चिंता मत करो, आर्यन तो वैसा भी सारा दिन पढ़ते रहता है और तुम रिया की बिल्कुल फिक्र मत करना। तुम एक काम करो, उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसे ऐसा ट्रेन करूंगी कि तुम भी याद रखोगी। अनिका अब तक जान चुकी थी कि रोहित और आर्यन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि रिया भूमिका के साथ दोस्ती बढ़ाए, लेकिन अनिका को इसमें कोई गलत बात नजर नहीं आती थी। अनिका को भूमिका का स्वभाव काफी पसंद था और अगर रिया भी अपनी बुआ की तरफ बनना चाहती थी तो अनिका को कोई इतराज नहीं था। आखिर भूमिका स्पेशल डिपार्टमेंट की काफी जानी मानी और काबिल ऑफिसर थी। अगर रिया भूमिका को अपना रोल मानती थी तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। अनिका अपने केबिन में अपना काम करती रही। बाहर हुई बात को वह भूल चुकी थी। दोपहर का वक्त था। अनिका अपना सारा काम निपटाकर फिर घर जाना चाहती थी। जैसे ही वह अपने केबिन लॉक करके कॉरिडोर में चलने लगी, अचानक ही रश्मि उसके सामने आ गई। रश्मि के सामने आते ही अनिका तेजी से रास्ते से हट गई और बैलेंस घुमाने की वजह से रश्मि सीधे जमीन पर जाकर गिरी। रश्मि जैसे ही जमीन पर गिरी, रश्मि के हाथ में पकड़ी हुई फाइल भी पास वाले टेबल पर जा गिरी, जिसकी वजह से टेबल पर रखा कांच का गिलास नीचे गिरा। आवाज की वजह से तुरंत कुछ लोग वहां दौड़ कर आए। जब स्पेशल डिपार्टमेंट के यंग ऑफिसर्स ने रश्मि को नीचे गिरा हुआ देखा तो वह सब रश्मि की मदद के लिए आगे आए, मगर रश्मि ने जोर से अपनी कमर पकड़ ली थी। रश्मि दर्द के मारे उठ नहीं पा रही थी। रश्मि ने सामने खड़ी अनिका की ओर देखकर कहा, अनिका, तुमने मुझे गिरने क्यों दिया? तुम मुझे सहारा दे सकती थी। रश्मि की इस बात ने अनिका को पूरी तरह से चौंका दिया था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वह कैसे रश्मि को सहारा दे सकती थी। जब रश्मि अचानक ही उसके सामने आई तो पहले अनिका ने खुद को संभाला और टक्कर लगने से बचने के लिए वह रश्मि के सामने से हट गई, मगर रश्मि अपना बैलेंस घुमाकर नीचे गिर गई। फिर रश्मि ऐसा कैसे कह सकती थी कि अनिका को उससे सहारा देना चाहिए था? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, टक्कर ना लगे इसलिए मैंने अपने आप को रास्ते से हटाया। मुझे लगता है तुम्हें भी ध्यान देना चाहिए था। अगर तुम ध्यान देती तो तुम नहीं गिरती। इस बात पर रश्मि ने फिर से अपने हाथों से अपनी कमर सहलाते हुए कहा, ओहो, तुम तो यहाँ भी किसकी गलती है वाली खेल खेलने लगी। चलो ठीक है, यहाँ भी सारी गलती मैं अपने ऊपर ही ले लेती हूँ। मेरी ही गलती थी जो मैंने अपने आप को गिरने से नहीं रोका और मुझे चोट लग गई। दर्शन भी अब तक वहाँ पहुँच चुका था। साथी ऑफिसरों ने रश्मि को सहारा देकर पास वाली चेयर पर बिठाया। दर्शन दौड़कर रश्मि के लिए पानी का गिलास लेकर आया। पानी के गिलास से पानी का सीप लेते हुए रश्मि ने अनिका को इशारे से फाइल दिखाते हुए कहा, जरा उस फाइल की 2 कॉपी बनवा दो कि मुझे कैप्टन डिसिल्वा को रिपोर्ट सबमिट करनी है। 1 कॉपी उन्हें दूंगी और 1 कॉपी अपने पास रखूंगी। अनिका को मन ही मन लग रहा था कि रश्मि अब उसे कोई ऑफिस का प्यून समझ रही थी जो उसके कहने पर उसके लिए डॉक्यूमेंट की कॉपी निकलवाए। फिर धीरे धीरे वह शायद अपने लिए चाय या कॉफी भी मंगवाने लगे। अनिका को रश्मि की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। अनिका ने रश्मि से कहा, जब तुम फिर से चलने लायक हो जाओ तब तुम खुद ही कॉपी करवा लेना। रश्मि ने अपनी कमर सहलाते हुए कहा, हे भगवान, तुम तो बिल्कुल सपोर्ट देना नहीं चाहती अपनी टीम वालों को। कोई बात नहीं, चलो मैं ही कर लूँगी सारा काम। रश्मि जिस तरह से बात कर रही थी, आसपास खड़े लोगों को लग रहा था कि सचमुच अनिका रश्मि पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही थी। बेचारी मासूम और भोली भाली रश्मि अनिका जैसी खड़ूस लड़की का सामना नहीं कर पा रहे थे। जब दर्शन के लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तब दर्शन ने अनिका के सामने आकर कहा, बस कीजिए अनिका जी, अब बहुत हो गया। अरे जरा देखिए इस लड़की की ओर, अभी 2 दिन हुए नहीं उसे डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए, मगर कितना अपनापन है उसे हमारे डिपार्टमेंट के लिए, और एक आप हैं जो छोटी छोटी बातों में उसे नीचा दिखाने लगी रहती हैं। दर्शन IT सेक्शन का हेड था। उसे आज से पहले कभी अनिका के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं की थी, मगर अनिका अच्छी तरह जानती कि दर्शन एक काफ़ी ईमानदार और मेहनती लड़का था। इसलिए अनिका ने पिछली रात को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर
दर्शन को हो रही सारी परेशानियां सिस्टम को हैक करके दूर की थी। मगर आज वही दर्शन अनिका के सामने जैसे मोर्चा खोलकर खड़ा हो गया था। अनिका ने दर्शन की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे इतने नाराज हो गए? दर्शन ने जवाब देते हुए कहा, देखो, पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप रश्मि के साथ ठीक तरह से पेश नहीं आ रही हैं। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारा IT डिपार्टमेंट कई दिनों से मिस्टर एक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर आपके कानों पर जू तक नहीं रहेगी थी। मिस्टर एक्स आप ही की कंपनी के लिए काम करता है, मगर आपने हमारी मदद के लिए कोई पहल नहीं की। मगर आज देखिए, 2 दिन पहले जो लड़की हमारे साथ ज्वाइन हुई थी, उसे सिर्फ एक बार हमने कहा और सुबह जब मैं ऑफिस आया तो उन्होंने मेरा वह इतना मुश्किल काम एक ही रात में कर दिया था। अगर टीम में रहकर काम करना है तो टीम वालों की मदद करना सीखना होगा आपको, और आपको यह सीख रश्मि से लेनी चाहिए। अनिका दर्शन की बात सुनकर हैरान हो गई थी। रात को देर तक जागकर अनिका ने खुद दर्शन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अनिका ने कहीं यह जिक्र नहीं किया था कि यह काम उसका यानी कि मिस्टर एक्स का था, मगर वह नहीं जानती थी कि भले ही उससे उसके काम की एक्सप्रेशन ना मिले, मगर उसका ही काम स्पेशल डिपार्टमेंट में उसके खिलाफ हो जाएगा और इस बात का भरपूर फायदा रश्मि उठाएगी। अनिका सबके सामने यह नहीं कहना चाहती थी कि वही मिस्टर एक्स थी, लेकिन वह इस तरह से रश्मि को बिना किसी बात के लोगों की फेवरेट बनते हुए भी नहीं देख सकती थी। इसलिए अनिका रश्मि के ठीक सामने पड़ी चेयर पर बैठी और उसे पूछने लगी, ये दर्शन क्या कह रहा है? IT डिपार्टमेंट के सिस्टम में जो भी गड़बड़ी हुई थी वह तुम्हारे कहने पर ठीक हुई है? रश्मि अभी भी अपने हाथों से अपनी कमर सहला रही थी। अनिका ने जिस तरह से सवाल पूछा था, ऐसा लग रहा था कि अनिका किसी मुजरिम का इंटेरोगेशन कर रही थी। रश्मि ने अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाते हुए कहा, अब छोड़ो भी, हम सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए ही तो काम करते हैं, और फिर हम जो काम करते हैं वह लोगों के लिए ही करते हैं। वह लोग जो हमारे ही देश के नागरिक हैं, अपने ही लोगों के लिए काम करने में क्या हर्ज है? अनिका ने अपनी चेयर रश्मि के पास लाते हुए पूछा, मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ, क्या तुम्हारी वजह से सिस्टम की गड़बड़ी दूर हुई है? तभी दर्शन ने रश्मि का बीच बचाव करते हुए कहा, देखो रश्मि, अपने मुंह से चाहे यह बात कहे या ना कहे, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि रश्मि ने ही मिस्टर वाई को हमारे सिस्टम में चल रही गड़बड़ी के बारे में बताया, और मैंने सुबह आकर देखा तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके थे। मुझे भी पता है कि किसी ने हमारे सिस्टम को हैक किया था और हमारे सिस्टम का सारा पावर अपने हाथ में लेकर सारी गड़बड़ी दूर की थी, और ऐसा करने की ताकत फिलहाल तो हमारे देश में सिर्फ 2 ही लोगों के पास है। एक मिस्टर एक्स, जो आपके लिए आपकी कंपनी में काम करता है और जिन्हें हमारे प्रॉब्लम या हमारे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरे मिस्टर वाई, जो रोहित मारवा की मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और जो मिस रश्मि के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इसका मतलब साफ है कि मिस्टर वाई ने ही हमारी मदद की है। रश्मि ने दर्शन को शांत करते हुए कहा, दर्शन, अब रहने दो, जाने भी दो, छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना, यह सब कुछ मैंने अपने लिए या हमारे डिपार्टमेंट के लिए नहीं किया है। हम सब आखिरकार हमारे देश के लोगों के लिए काम करते हैं। अगर उनके लिए मैंने अपनी थोड़ी बहुत पहचान इस्तेमाल कर ली तो उसमें हर्जी क्या है? तुम लोग भी खामोखा मुझे इस बात का क्रेडिट दे रहे हो, जबकि इस क्रेडिट की मैं हकदार ही नहीं हूँ। अनिका ने इस बात पर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल इस बात की हकदार नहीं हो। रश्मि ने भी मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं इस क्रेडिट की हकदार नहीं हूँ। अनिका ने सामने जवाब देते हुए कहा, मगर तुम जिस तरह से बोल रही हो उस तरह से तो तुम क्रेडिट ले रही हो। रश्मि ने अपने आसपास खड़े ऑफिसरों को देखकर कहा, देखो, अब इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? मैं जब खुद ही कह रही हूँ कि इस क्रेडिट के लायक नहीं हूँ तो उसमें भी इसे प्रॉब्लम है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो भी अनिका को मुझसे प्रॉब्लम हो जाती है। मैं जितना सबकी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ उतना ही वह मुझसे दूर होती जाती है। आखिर हमें इस एक टीम में रहकर एक ही डिपार्टमेंट के लिए काम करना है। इस तरह एक दूसरे के लिए मन में जलन रखेंगे तो आगे का काम कैसे करेंगे? रश्मि ने जानबूझकर जलन शब्द का इस्तेमाल किया था ताकि वो आसपास खड़े लोगों की नज़रों में अनिका को नीचा दिखा सके।
वह यह साबित कर सके कि अनिका रश्मि से जलती थी। अनिका के लिए अब सब्र का बांध टूट चुका था। अनिका ने जल्द से जल्द रश्मि को सबके सामने बेनकाब करना चाहती थी। अनिका ने रश्मि की चेयर दोनों तरफ से पकड़ी और रश्मि की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह काम ना तो तुमने किया है और ना ही मिस्टर वाई ने किया है। वहीं पास खड़ा दर्शन, जो सब कुछ सुन रहा था, उसने अनिका की इस बात पर अनिका को सामने सवाल करते हुए पूछा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्या तुम जानती हो यह काम किसने किया है? अनिका की बात सुनते ही रश्मि ने अपनी कमर पर रखा हाथ अचानक हटा लिया और अनिका से पूछा, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम यह कह रही हो कि यह काम मिस्टर वाई ने नहीं और मिस्टर एक्स ने किया है? क्योंकि इन दोनों के अलावा यह काम और कोई नहीं कर सकता। यह बात तो हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। दर्शन ने भी रश्मि की बात में हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रही है रश्मि, यह काम इन दोनों के अलावा और कोई नहीं कर सकता और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि यह काम मिस्टर एक्स ने नहीं किया, क्योंकि लगातार इनकी रिक्वेस्ट करने के बाद भी जिस आदमी ने आज तक हमारे किसी ईमेल का जवाब नहीं दिया, वह अचानक हमारी मदद नहीं कर सकता। दर्शन की इस बात पर अनिका को बहुत चिढ़ होने लगी थी। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, क्यों नहीं कर सकता? यह जरूरी नहीं है कि जब भी हम किसी से मदद मांगे उस वक्त वह हमारी मदद करने के लिए खाली बैठा हो सकता है जब उस इंसान को वक्त मिला उसने तुम्हारी मदद कर दी। अनिका की बात सुनकर आसपास खड़े ऑफिसर्स मन ही मन कुछ सोचने लगे। तभी रश्मि ने मुस्कुराते हुए सबसे कहा, चलो ठीक है, अगर अनिका कह रही है यह काम मिस्टर एक्स ने किया है तो वही सही। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या हमारा काम हो गया, वह चाहे मेरी वजह से हुआ हो या अनिका की वजह से। काम तो डिपार्टमेंट का ही हुआ है तो हमें खुश होना चाहिए। रश्मि जिस तरह से मुस्कुराकर सबसे बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही बड़ी त्यागी की देवी थी और अपने किए की क्रेडिट अनिका को दे रही थी, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी थी। अनिका को रश्मि के इस झूठे बर्ताव पर बहुत चिढ़ हो रही थी, इसलिए रश्मि की ओर देखकर अनिका ने कहा, बंद करो यह नाटक, बार बार यह त्याग की देवी बनने का नाटक बंद करो। रश्मि ने अनिका की बात सुनकर अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रख दिए और कहा, अनिका, यह क्या कह रही हो तुम? मुझे? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रश्मि का बीच बचाव करते हुए दर्शन ने कहा, देखो अनिका, यह रश्मि तो तुमसे कहेगी नहीं, मगर मैं तुमसे कह देता हूँ कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हें डिपार्टमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ना तो तुम हम में से किसी के साथ बात करती हो और ना ही आज तक तुमने मिस्टर एक्स से बात करने में हमारी कोई मदद की है, क्योंकि हम लोग भी अब मिस रश्मि की बात अच्छी तरह समझ चुके हैं। यह तो कल रश्मि ने हमारी आंखें खोली तब हमें असलियत के बारे में पता चला। अनिका ने हैरानी से दर्शन और उसके आसपास खड़े बाकी ऑफिसरों को देखा। वह जानना चाहती थी कि आखिर रश्मि ने अनिका के बारे में उन्हें क्या बताया था। दर्शन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े बड़े परिवारों में कॉम्प्लिकेशंस भी बड़ी बड़ी होती हैं। हम यह बात अच्छी तरह जान चुके हैं कि भले ही तुम गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक करण गुलेरिया की बेटी हो, मगर करण गुलेरिया ने सारी कंपनी और बिजनेस की जिम्मेदारी अपने भतीजे आकाश गुलेरिया को दे रखी है और इसीलिए शायद कंपनी में कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, जिसके कारण तुम्हें हमारे साथ स्पेशल डिपार्टमेंट में काम करना पड़ रहा है। तुम अमीर लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, मगर बताओ इसमें हम लोगों की क्या गलती है? तुम अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हें दरअसल स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ कोई लगाव नहीं है। यह मत भूलो कि स्पेशल डिपार्टमेंट इस देश के लिए, लोगों के लिए काम करता है। तुम स्पेशल डिपार्टमेंट की एक छोटी सी फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकती, इसका मतलब यही है कि तुम्हें इस देश के लोगों से कोई प्यार नहीं है। दर्शन की बातें अनिका को इमोशनली हर्ट कर रही थी। अनिका इस वक्त दर्शन की बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी। वह चुपचाप अपने मोबाइल में कुछ टाइप करने लगी। अनिका को इस वक्त दर्शन से ज्यादा गुस्सा रश्मि पर आ रहा था। रश्मि ने अनिका के बारे में डिपार्टमेंट में जिस तरह की बातें फैला रखी थी, उससे यह तो होना ही था कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अनिका के खिलाफ खड़ा हो गया था और सभी लोग रश्मि की साइड ले रहे थे। जब रश्मि ने देखा कि उसकी कही हुई हर बात दर्शन ने सबके सामने इस तरह कह दी थी, तो अपनी जगह से खड़े होकर रश्मि ने दर्शन के कंधे पर हाथ रखा और कहा,
यह तुम क्या कह रहे हो दर्शन? देखो, वैसे तो किसी की भी पीठ के पीछे उसके बारे में बोलना अच्छी बात नहीं होती। मैं मानती हूँ कि मुझसे यह गलती हो गई थी, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम इस तरह सबके सामने अनिका को जलील करो। मुझे लगता है तुम्हें अनिका से माफ़ी मांगनी चाहिए। रश्मि की हरकतें अनिका को ज़्यादा परेशान कर रही थी। लोगों की नज़रों में रश्मि रिस्पेक्ट पाने के लिए यह सारा नाटक कर रही थी। मन ही मन अनिका रश्मि को एक बात की दाद देने लगी थी कि किसी भी सिचुएशन में से बाहर निकलकर उस सिचुएशन को अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करना उसे बखूबी आता था। अनिका का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वह लगभग अपने मार्शल आर्ट के दाव पेच इस्तेमाल करके सबको सबक सिखाने के लिए तैयार थी। मगर वो जानती थी कि उसका असली मकसद रश्मि को सबके सामने झूठा साबित करना था। वह लगातार अपने मोबाइल में कुछ टाइप करने लगी। कुछ देर बाद जब अपने फोन में अनिका का काम पूरा हुआ तो दर्शन की ओर देखकर अनिका ने कहा, तुम्हें एक सजेशन देती हूँ, अगर स्पेशल डिपार्टमेंट में काम करना है तो वह कभी मत देखना जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, वह देखने की कोशिश करना जो सामने होते हुए भी नहीं दिख रहा है। दर्शन अनिका की इस बात पर गुस्से से तिलमिला गया। दर्शन ने अनिका से कहा, बस हो गया अनिका, माना कि तुम एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हो, गुलेरिया परिवार की बेटी हो, मगर स्पेशल डिपार्टमेंट में मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। मुझे मत बताओ कि स्पेशल डिपार्टमेंट में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिस के कॉरिडोर में हो रहे हंगामे को सुनकर एक मीटिंग से लौट रहे इंस्पेक्टर अब्बास और कैप्टन डिसिल्वा भी वहां आ पहुंचे। इंस्पेक्टर अब्बास ने सबको शांत करते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ सब? इतनी भीड़ क्यों है और तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? तभी दर्शन ने इंस्पेक्टर अब्बास और कैप्टन डिसिल्वा को सारी बात बताई। दर्शन की बातें सुनकर कैप्टन डिसिल्वा ने अपना सर झुका लिया और इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, अब्बास, तुमने बहुत कुछ सीखा है मुझसे। तुम्हें देखकर मुझे हमेशा से गर्व महसूस होता था कि मेरी ज़्यादातर सिखाई हुई चीज़ें तुमने अच्छी तरह से सीखकर उसे अपने काम में अमल में लाकर अपना और डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा किया है। मगर एक बात तुम मुझसे सीख नहीं पाए, वह है सही लोगों का चयन। एक काबिल लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी गुण जो एक लीडर में होना चाहिए वह है अपने सिपाहियों का सिलेक्शन करना। मगर अफसोस, तुम अभी लोगों की पहचान करने में काफ़ी कच्चे हो। इस वक्त सबके सामने इंस्पेक्टर अब्बास को यह सारी बातें कहकर कहीं न कहीं कैप्टन डिसिल्वा भी सबके सामने यह साबित करना चाहते थे कि चाहे इतने दिनों तक इंस्पेक्टर अब्बास ने इंस्पेक्टर्स स्पेशल डिपार्टमेंट की कमान संभाली हो, मगर अब तक वह इस लायक नहीं हुए थे। और इंस्पेक्टर डिसिल्वा सभी लोगों के सामने यह मैसेज क्लियर कर देना चाहते थे कि अब डिपार्टमेंट का नया बॉस कैप्टन डिसिल्वा थे। मौके का फायदा उठाते हुए रश्मि ने अपनी कमर पर एक हाथ रखते हुए कैप्टन डिसिल्वा से कहा, सर अब जाने भी दीजिए, बात कहां से कहां पहुंचा गई। देखो, बिना वजह मेरे और अनिका के बीच में इंस्पेक्टर अब्बास को दो बातें सुनानी पड़ रही है। मुझे नहीं लगता कि हमें यह डिस्कशन आगे बढ़ाना चाहिए। अगर अनिका कहती है कि यह सारा काम उसकी कंपनी के मिस्टर एक्स ने किया है तो वहीं सही। वैसे भी मुझे या मिस्टर वाई को इस बात की क्रेडिट नहीं लेनी है। वह मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, और मैं इस डिपार्टमेंट के लिए और इस देश के लिए काम करती हूँ, और एक सच्चा ऑफिसर होने के नाते इतना करना तो मेरा भी फर्ज बनता है। तभी दर्शन ने रश्मि की बात काटते हुए कहा, मगर तुम जैसी सोच अफसोस डिपार्टमेंट के कुछ लोग नहीं रखते। खामोखा दूसरों का क्रेडिट अपने सर पर लेने की आदत किसी फेशियल क्रीम बेचने वाली कंपनी के एम्प्लॉयर्स के बीच में चलती होगी, मगर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून लेकर इस स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए काम करते लोगों के बीच यह सब कुछ नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर अब्बास जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए अनिका का इंटीग्रिटी पर शक नहीं किया जा सकता था, मगर इस वक्त सबके सामने यह बताना नहीं चाहते थे कि दरअसल वह लोग जिस मिस्टर एक्स के बारे में बात कर रहे थे वह खुद अनिका ही थी। इंस्पेक्टर अब्बास यह बात कई दिनों से अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका ने ही मिस्टर एक्स बनकर व्योमा के साइबर अटैक को नाकाम किया था, मगर वह यह भी जानते थे कि अनिका को लोगों के सामने अपनी काबिलियत जाहिर करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए बिना अनिका से पूछे वह अनिका की एक और आइडेंटिटी सबके सामने नहीं बता सकते थे। तभी अचानक आईटी सेक्शन से एक जूनियर ऑफिसर दौड़कर दर्शन के पास आया और कहने लगा,
सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। दर्शन हैरानी से अपने जूनियर की ओर देखने लगा। आज दर्शन सबसे ज़्यादा खुश था क्योंकि आज आईटी सेक्शन की सिस्टम में होने वाली सारी तकलीफें दूर हो गई थी। मगर अचानक ही उसके जूनियर ने यह कहकर उसे टेंशन में डाल दिया था। जूनियर ऑफिसर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर मुझे लगता है हमारा सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है। यह सुनते ही दर्शन और बाकी ऑफिसर हैरान हो गए। दर्शन ने कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? मगर आज भी तो मिस्टर वाई ने हमारा पूरा का पूरा सिस्टम फुल प्रूफ बना दिया था, फिर यह हैकिंग कैसे हुई? क्या उसने हमारे डिपार्टमेंट की सारी फाइलें, सारी सीक्रेट डॉक्यूमेंट पर हमारा अपना कब्जा कर लिया है? उस जूनियर ऑफिसर ने अपना सर झुकाकर कहा, नहीं सर, अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं किया, मगर उस हैकर ने एक मैसेज भेजा है। कैप्टन डिसिल्वा आगे बढ़कर उस जूनियर ऑफिसर के पास आए और अपना एक हाथ उस जूनियर ऑफिसर के कंधे पर जोर से रखकर पूछने लगे, बताओ क्या मैसेज है, जल्दी कहो। उस जूनियर ऑफिसर ने अटकती हुई आवाज में कैप्टन डिसिल्वा से कहा, सर उस मैसेज में लिखा है कि सिस्टम में जो भी बदलाव किए गए थे वह मिस्टर एक्स ने किए थे, मिस्टर वाई ने नहीं। जूनियर ऑफिसर की बात सुनते ही अचानक पूरे कॉरिडोर में खामोशी छा गई। उस जूनियर ऑफिसर की बात सुनते ही सभी साथी ऑफिसर एक साथ अनिका की ओर देखने लगे। अनिका बड़ी ही कैजुअली अपनी जगह पर बैठी सारा तमाशा देख रही थी। बजाय इसके कि दर्शन और रश्मि ने झगड़ा करे कि सारा काम मिस्टर एक्स ने किया था, अनिका ने सोचा कि यह साबित करके दिखाए कि आखिर यह काम किसने किया था। सभी लोग हैरानी से कभी अनिका को देखते रहे तो कभी अनिका के ठीक सामने खड़ी रश्मि को देखने लगे। रश्मि के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वह कहां जाकर अपना मुंह छुपाए। रश्मि का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से सांसें छीन ली थी। तभी अचानक रश्मि ने फिर से अपनी कमर पकड़ ली और दर्द का बहाना बनाकर एक कोने में जाकर बैठ गई। मगर भूमिका, जो सब कुछ खामोश खड़ी सुन रही थी, वह अब रश्मि को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। भूमिका सबके सामने आई और इंस्पेक्टर अब्बास और कैप्टन डिसिल्वा की ओर देखकर कहने लगी, इसका मतलब तो यही हुआ कि इतने दिनों से जो बिना क्रेडिट लिए हमारे डिपार्टमेंट की मदद कर रहा है वह मिस्टर एक्स है। मुझे पता है कि जब हम क्रिस्टोफर को भी पकड़ने के लिए जा रहे थे तब दर्शन और उसका डिपार्टमेंट उसका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहा था। तभी भी हमें अनिका ने ही उसकी होटल का लोकेशन भिजवाया था। इसका मतलब साफ है कि अनिका ने मिस्टर एक्स से कहकर यह सारी चीजें करवाई थी और आज भी बिना कोई क्रेडिट लिए मिस्टर एक्स और अनिका ने डिपार्टमेंट के लिए इतना बड़ा काम कर लिया। मेरे ख्याल से इसके लिए अनिका और मिस्टर एक्स को एक सैल्यूट बनता है। भूमिका की इस बात ने न सिर्फ रश्मि का सर झुकने वाला था, बल्कि रश्मि को सपोर्ट कर रहे कैप्टन डिसिल्वा का भी सर झुक गया था। कैप्टन डिसिल्वा समझ नहीं पा रहे थे कि इस सिचुएशन को वह कैसे फेस करे, मगर बाकी साथी ऑफिसरों की नज़र में कैप्टन डिसिल्वा का कोई दोष नहीं था। मगर सभी लोग अब हैरानी से दर्द का बहाना बनाकर एक कोने में बैठी रश्मि की ओर देखने लगे। दर्शन ने आगे चलकर रश्मि से पूछा, अगर यह सब कुछ मिस्टर वाई ने नहीं किया था तो अब तक तुमने हमें बताया क्यों नहीं? प्लीज़ आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें। चैनल को सब्सक्राइब कर देने में आपका क्या जाएगा।